Hello everyone, this is Ravi Jha. I am a criminal defense counsel in इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आज मैं रवि झा आपके साथ चर्चा करूंगा प्रशासनिक विधि के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के ऊपर जो आमतौर पे आपके आगामी बिहार जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण भूमिका में आ सकते हैं। तो आइए समय को ज़ाया ना करते हुए एक एक करके उन सभी सवालों को देखते हैं। अगर मैं आपके साथ पहले सवाल की बात करता हूं तो जो पहला सवाल है वो आपसे पूछा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किसका पार्ट है। क्या स्टैट्यूटरी लॉ का पार्ट है, कस्टमरी लॉ का पार्ट है, पब्लिक लॉ का पार्ट है या नेचुरल लॉ का पार्ट है। तो अगर हम इसके सही उत्तर की तलाश करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो प्रशासनिक विधि है वो आपके पब्लिक लॉ का एक अभिन्न अंग जाना जाता है। उसके बाद अगर हम दूसरे सवाल पर आते हैं तो दूसरा सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि रूल ऑफ लॉ से आप क्या समझते हैं। तो आमतौर पे अगर हम रूल ऑफ लॉ को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करें तो हमें सबसे पहले ये चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द रिजल्ट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। तो ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है। दूसरी बात, अगर हम रूल ऑफ लॉ में देखते हैं तो कहीं ना कहीं आर्बिट्रेरी पावर हमें एब्सेंस नज़र आती है या उसका कोई बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर हम इक्वालिटी बिफोर दी लॉ की बात करते हैं तो ये तो रूल ऑफ लॉ का आपका प्योर एसेंस है। तो आमतौर पे यहाँ पर जो 3 के 3 विकल्प आपको दिए गए हैं आपको ये मानना पड़ेगा कि ये तीनों ही विकल्प अपनी जगह पर सही हैं और एक एंगल से ये सभी रूल ऑफ लॉ के अभिन्न अंग हैं। उसके बाद अगर हम अगले सवाल पर आते हैं तो ये सवाल आपसे प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है और अमूमन इसका जिक्र होता है कि सीवीसी का जो क्रिएशन हुआ था, आमतौर पर हम लोग इसको सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के नाम से जानते हैं। यह किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था? तो संथम कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही इसका क्रिएशन किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिट्स की, तो अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपको फेस ऑफ द रिकॉर्ड पे ही एरर के रूप में नज़र आ रहा है तो आमतौर पे आप उसके लिए कौन से रिट फाइल करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें जो मोस्ट एप्रोप्रिएट विकल्प है वो है आपका रिट ऑफ सर्श्योरारी का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो ड्राइड का एडमिनिस्ट्रेटिव था वो आपका सबसे पहले कहाँ डेवलप हुआ था, तो वो आपका हुआ था फ्रांस में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि व्हाट कैन नॉट बी डेलीगेटेड, तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं, जिसका स्थानांतरण आप कर सकते हैं या जिसका डेलीगेशन आप कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे विकल्पों को देखते हैं कि क्या जो आप सोशल वेलफेयर के लिए जो मेजरमेंट्स होते हैं क्या उनको डेलीगेट किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या जो आपके लेजिस्लेटिव पावर्स हैं पॉलिसी मेकिंग की, क्या उनको डेलीगेट किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ये बात अलग है कि उनके लिए प्रॉपर कुछ लिस्ट बनाई गई है जहां पर पहले ही लेजिस्लेचर ने इस बात को लेकर अश्योरेंस दे रखा है। उसके बाद अगर हम पावर टू मेक एनिसिलरी रूल्स की बात करते हैं तो आप इसको भी डेलीगेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि रूल ऑफ लॉ का तात्पर्य क्या होता है, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये देखा कि रूल ऑफ लॉ में किन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे जो आपका बेसिक है वो ये कहता है स्पिरिट ऑफ लॉ थ्रू आउट द होल रेंज ऑफ द गवर्नमेंट इन द सेंस ऑफ एक्सक्लूडिंग आर्बिट्रेरी एक्शन बाय द गवर्नमेंट। इसका तात्पर्य ये है कि रूल ऑफ लॉ से हम ये समझते हैं कि जो भी आपकी पावर है वो पावर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए जहाँ तक आपकी सीमा चल रही है। लेकिन उस पावर के साथ साथ हमें एक चीज़ का ध्यान और भी रखने की ज़रूरत है कि पावर किसी के भी हाथ में हो, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, लेकिन उसके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, उसके अंदर आर्बिट्रेरी पावर जैसी चीज़ों के रिफ्लेक्शन हमें ना ही नजर आए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर की, तो आमतौर पे भारतीय संविधान के अंतर्गत आपने देखा होगा कि जो आपकी एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो अमूमन आपकी भारत के राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 226 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल आखिर क्या बात करता है या हाईकोर्ट किस फील्ड में रिट को इशू कर सकता है, तो यहाँ पे आपके सामने रखा गया है इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स और आपके सामने रखा गया है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द अदर दैन फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे जो अदर दैन फंडामेंटल राइट्स है, अगर आप चाहें तो आप वहाँ पर लीगल राइट का भी जिक्र कर सकते हैं। उसके बाद
अगर हम हाई कोर्ट की पावर की बात करते हैं, जिस पावर का जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 में दिया गया है, तो ये दो पावर हैं आमतौर पे। एक पावर तो होती है डिस्क्रिशनरी पावर और दूसरी पावर होती है सुपरवाइजरी पावर। अगर हम सुपरवाइजरी पावर की बात करते हैं तो आमतौर पे आपको ये देखने को मिलता है कि भाई जो भी हाई कोर्ट से नीचे की अदालत है, क्या वो अपना काम सही ढंग से कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, उन सारे पहलुओं के ऊपर भी गौर करने की ज़रूरत होती है। और जब हम बात करते हैं डिस्क्रिशनरी पावर की, तो इनके पास इनहेरेंट पावर्स है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर अगर अपीलेट की बात करें तो ये भी विकल्प गलत नहीं है। लेकिन जब आपके सामने ऐसी परिस्थिति आती है तो आप देखते हैं कि मोस्ट एप्रोप्रिएट विकल्प कौन सा होगा। तो यहाँ पर मोस्ट एप्रोप्रिएट विकल्प के अंदर इन्होंने डिस्क्रिशनरी और सुपरवाइजरी पावर का जिक्र किया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं एट्रीब्यूट करते हैं डेलीगेशन ऑफ द लेजिस्लेशन को, तो आमतौर पे वो हमें तब नज़र आता है जब लेजिस्लेटिव मेंबर्स की लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हमें किसी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, या कोई लॉ का जो एग्जीक्यूशन होता है किसी न किसी रूप में वो गलत हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है यूनियन ऑफ इंडिया की, जिसको कि हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, वो आपकी वास्तव में वेस्ट तो होती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, विच इज़ हेडेड बाय द काउंसिल्स ऑफ द मिनिस्टर्स। लेकिन अगर हम ऑन पेपर बात करते हैं तो वो पावर आपकी वेस्ट होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो कॉन्सेप्ट आपका सेपरेशन ऑफ पावर का था, तो आमतौर पे ये यूएस के किस कोर्ट के अंदर, किस केस के अंदर डिसाइड किया गया था, तो वो आपकी यूएस की सुप्रीम कोर्ट थी और आपका केस का नाम था ऑसबर्न वर्सेस बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि वो कौन सी ड्यूटीज़ हैं जो कि एग्जीक्यूटिव को परफॉर्म करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो होती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ की। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये बात करता है लॉ के इन्फोर्समेंट की, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आमतौर पे लॉ को बनाने का काम लेजिस्लेचर का होता है, लॉ को तोड़ने का काम उन नागरिकों का होता है जिनको लॉ से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर हम लॉ के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इसके लिए हमारे पास लेजिस्लेचर भी है, इसके लिए हमारे पास न्यायपालिका भी है। तो एग्जीक्यूटिव का जो बेसिक फंक्शन होता है वो होता है विधि को पूर्ण रूप से क्रियान्वयन में लेकर शामिल करना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो आमतौर पे टाइटल बेस्ड भी आपको देखने को मिलते हैं, पर्पस बेस्ड भी आपको देखने को मिलते हैं और डिस्क्रिशन बेस्ड भी आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इन्हांस्ड इट्स पावर मोस्ट फ्रॉम द सिस्टम ऑफ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, तो हमें ये देखने को मिलता है कि आमतौर पर जो सिविल सर्वेंट हैं या जो सिविल सर्विसेज हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा अपनी पावर को इन्हांस किया है। द रीज़न इज़ दैट कि जो लेजिस्लेचर होते हैं या जो लॉ मेकिंग बॉडीज़ होती हैं, वो उन लॉ को बनाकर किसको देती हैं, एग्जीक्यूटिव को देती हैं, और एग्जीक्यूटिव का ही अभिन्न अंग होता है आपका सिविल सर्वेंट। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि असली पावर का जो सुख है वो यही लोग भोगते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो अगला सवाल है वो बात करता है द प्रिंसिपल दैट बाई exercising the power of the modification delegate cannot change the legislative policy was developed in the case of। अब सवाल यहाँ पर ये है कि एक तो हमने पावर को या रूल को बनाया, उसके बाद हमने उसको आपको डेलीगेट किया, और अब आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन को लाना चाहते हैं, तो क्या ये संभव है? तो ये आपका संभव नहीं है, और ये आपका डिसाइड हुआ था दिल्ली लॉज एक्ट 1912 में, IIR है इसका 1951 सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका जो अगला सवाल है वो बात करता है कि कौन से वो फंक्शंस हैं जिनको कि डेलीगेट नहीं किया जा सकता है। तो आमतौर पे जो आपके लेजिस्लेटिव फंक्शंस होते हैं वो आमतौर पे डेलीगेट नहीं हो सकते हैं, बाकी चीज़ों को आप डेलीगेट कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जुडिशियल रिव्यू ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी कैन बी डन। अगर वो असंवैधानिक है तो भी हो सकता है, अगर वो अपनी पावर से ज़्यादा एक्सीड करके काम कर रहे हैं
तो भी हो सकता है। और अगर मान लीजिए कि कोई चीज़ आपने उनको डेलीगेट की और फर्दर उन्होंने अपनी पावर के बियॉन्ड जाकर डेलीगेट कर दी, तो आमतौर पे इन सारी एक्टिविटीज़ का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। इसमें कहीं ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अल्टरनेटिव रेमेडी क्या होती है, तो आमतौर पे रिट का विकल्प भी आपके पास होता है। आमतौर पे जहाँ पर हमें लगता है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उसका संबंध होता है आमतौर पे कि एक ऑफिसर्स प्राइवेट इंडिविजुअल के राइट्स और उनकी लायबिलिटीज़ को कैसे मैनेज करता है या उनके साथ कैसे अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसमें सवाल आपका ये पूछा जा सकता है, और ये सवाल कई बार पूछा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ लॉ रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन, इट डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशंस, पावर, ड्यूटीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। और ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, तो ये परिभाषा दी गई थी एवॉर्ड जेनिंग्स के द्वारा। उसके बाद अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ज़मीनी की बात करते हैं या इसके प्रमुख सोर्स की बात करते हैं, तो हमारे सामने जो सबसे पहला प्रमुख सोर्स निकल कर आता है वो ये है कि ये है आपका लॉ ऑफ द लैंड। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो ग्रोथ था ये आपका 19th सेंचुरी से बहुत ज़्यादा अपने एग्जिस्टेंस में आना शुरू हो गया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक वेलफेयर स्टेट का क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है कि स्टेट का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। आमतौर पे उसके टेरिटरी में जितने भी लोग रहते हैं उनके प्रोटेक्शन को लेकर, उनके वेलफेयर को लेकर, उनके प्रमोशन को लेके, चाहे वो प्रमोशन सोशल लेवल पे हो, इकोनॉमिक लेवल पे हो या किसी भी लेवल पर हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन किस प्रकार का एक फॉर्म होता है, तो आमतौर पे हम लोग इसको ऑर्डिनेंस के फॉर्म के तहत कंसीडर करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये बात कही गई है द डॉक्ट्राइन which established a line of proper demarcation of the proper boundaries for the functioning of the constitutional law and the administrative law। और आमतौर पर ये डॉक्ट्राइन आपका कहलाता है डॉक्ट्राइन ऑफ वाटरशेड, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बहुत ज़्यादा आपको सिमिलरिटीज़ भी देखने को मिलती है। तो उन सिमिलरिटीज़ के अंदर आपको थोड़े बहुत डिमार्केशंस या थोड़े बहुत डिफ्रेंशिएशंस भी आपको ज़रूर नज़र आते होंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ऑर्डिनेंस नोटिफिकेशन इशूड बाय द प्रेसिडेंट एट यूनियन और द फेडरल लेवल, तो आमतौर पर हम ये मानते हैं कि इसका जो सोर्स है ना वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अमेरिका के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो सोर्स है वो क्या है, तो वो है आपका स्टैट्यूट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि लेस गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व इन द इकोनॉमी द बेटर हाफ बिजनेस विल बी इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल, तो ये आपका लेजिस फेयर के नाम से होता है और ये सवाल भी अमूमन आपका 2 से 3 बार पूछा गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन की बात किस अनुच्छेद में कही गई है, तो वो अनुच्छेद है आपका 29। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन थे, तो वो थे आपके डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि वो कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का जो छुआछूत को प्रतिषेध करता है, दैट इज़ कॉल्ड एबोल्यूशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, तो ये अनुच्छेद है आपका 17। उसके बाद सिंपल सा सवाल है कि हमारे देश का संविधान बनकर तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन आमतौर पे फाइनली आपका इन्फोर्स कब हुआ, तो ये आपका इन्फोर्स हुआ या लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और आखिरी सवाल जो है वो बात करता है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कि लॉ के समक्ष या उसके पहले सभी लोग इक्वल हैं, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसके बारे में चर्चा की गई है, तो वो अनुच्छेद है आपका 14। तो इट्स ऑल अबाउट द सम बेसिक्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में आपको नज़र आ सकते हैं। इसी के साथ अलग अलग समय पर आपके साथ कुछ और चीज़ों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर IQ। थैंक यू सो मच।